नमस्कार दोस्तों, विनीता क्लासेस अयोध्या में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 9 मई और आज की इस वीडियो में हम 9 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल विनीता क्लासेस अयोध्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बगल में लगी रेड कलर की बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। मुख्यमंत्री, और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो योगी आदित्यनाथ ने इस ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि यह ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। यह एप्लीकेशन कोविड-19 महामारी से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी तो है वो लखनऊ है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन जी हैं। ओके फ्रेंड्स, ये परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो 9, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9304। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीवी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, तो शेख टक्कर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा गया है। और रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा है कि MES के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार मूल और औद्योगिक कर्मचारियों की कुल रिक्त पद कितने हैं, तो 13,157 रिक्त पद में MES ने 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था द्वारा लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का अतिरिक्त रूप से विस्थापन हुआ है। और विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन अधिक होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी कर की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुकेश अंबानी। पहले स्थान पे जो है वह है मुकेश अंबानी। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति जो है बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बाद मौजूद भी वे थे पहले स्थान पर मौजूद हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधाकिशन कौन है? राधाकिशन की जो है वो है 13.8 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे स्थान अमीर व्यक्ति हैं। तो पहले स्थान पे जो है वो मुकेश अंबानी है, जिनकी संपत्ति 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है। और दूसरे स्थान पे जो है राधाकिशन दमानी, कौन है? राधाकिशन दमानी, और इनकी जो संपत्ति है वो है 13.8 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे स्थान पर हैं। तो ये भी परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टी.एस. त्रिमूर्ति। दोस्तों, अस्थायी मिशन वह राजनीतिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक अस्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस अस्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव, जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पर 8 भारतीय नियुक्त हैं। ये साल 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति की नियुक्त सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई थी और वर्तमान में की गई है। वर्तमान समय में ये विदेश मंत्रालय के सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। ये क्या है? विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टी.एस. त्रिमूर्ति। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में राष्ट्रीय सद्भावना के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिया मिर्जा। दोस्तों, दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम UNEP की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा अब साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रहेंगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हैं। उनका कहना यह भी है कि कार्यकाल का बढ़ना पर्यावरण के लिए बदलती चीज़ों की दिशा काम करने के लिए एक मौका मिलने जैसा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिया मिर्जा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, DPS नेगी। भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी DPS नेगी ने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है और श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक ब्यूरो श्रमिकों को रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। महानिदेशक के अलावा
नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। नेगी 1985 बैच के भारतीय अर्थ सेवा अधिकारी भी हैं। क्या है? भारतीय अर्थ सेवा अधिकारी किस बैच के हैं? तो ये हैं 1985 बैच के भारतीय अर्थ सेवा अधिकारी हैं। ओके फ्रेंड्स, ये परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिशन मोड। दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव और जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड जागरूकता अभियान शुरू किया गया है या उसका आह्वान किया गया है। मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और यह साल 2020 से 21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक करने का होगा। कितने किसानों को? 1 लाख किसानों को, अधिक किसानों को जागरूक करना होगा। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 लाख रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वंदे भारत मिशन। दोस्तों, भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया और उसकी सहायता कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। दोनों कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत काम करेंगी। ओके फ्रेंड्स, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गुजरात स्थापना दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 मई। दोस्तों, गुजरात का गठन जो हुआ था कब हुआ था? 1 मई 1960। 1 मई 1960 को हुआ था और इसलिए प्रतिवर्ष 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है। इसका संगठन जो हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 में। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।